नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम आपके टैक्स से जुड़ी जो भी उलझने हैं वो इस शो में सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके बीच कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन शो शुरू करने से पहले हम एक बड़ी खबर की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये बात भी की थी कि कैपिटल गेन नियमों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ एसेट्स को लेकर कैपिटल गेन नियमों में बदलाव हो सकता है, जिसमें कि सोने जैसे कुछ एसेट्स हैं जिनके की क्लासिफिकेशन हो सकता है उनके होल्डिंग पीरियड में। सबसे पहले पूरी खबर समझ लेते हैं और हमारे साथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर मेघना मौजूद है। मेघना, बताइए क्या खबर है आपके पास, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स टैक्स के सिंप्लीफिकेशन की तरफ सोच रही है। हम जानते हैं कि 3 कैटेगरीज जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इसमें इक्विटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सब में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पैरिटी चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन अलग अलग है होल्डिंग पीरियड का और टैक्स रेट भी अलग अलग है। उसके लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि कैसे पैरिटी लाई जाए। तो जो अब सूच जानकारी दे रहे हैं कि कुछ असेट्स का रिक्लासिफिकेशन कर सकती है गवर्नमेंट आने वाले बजट में, जैसे कि स्पेशली गोल्ड का जो असेट है वो करंटली 36 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड पर है डेट के साथ में। उसको गवर्नमेंट ये डिस्कशन कर रही है कि उसको घटाकर 24 मंथ्स का जो होल्डिंग पीरियड है उस पर लाया जा सकता है। ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। अगर ये 24 मंथ्स पर गोल्ड लाया गया तो वो रियल एस्टेट के एट पार हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो 24 मंथ्स के होल्डिंग पीरियड पर है। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकती है कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए। इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स भी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी पैरिटी लाई जाए। तो गोल्ड ये एक बड़ा एसेट है जो सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि जिसमें सिंप्लीफिकेशन लाया जा सकता है। उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो 36 मंथ से घटाकर 24 मंथ्स तक लाया जा सकता है। ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। इस बारे में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ में भी डिटेल में डिस्कशन हो चुके हैं, ये भी सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। पर जो फाइनल कॉल है वो पीएमओ से लिया जाएगा कि क्या ये सही वक्त है इस पर आगे बढ़ने का, क्या वो जो चेंज आना है स्पेशली कुछ एसेट्स को जैसे गोल्ड को लेकर उसका होल्डिंग पीरियड घटाने का को लेकर वो इस यूनियन बजट में आना है कि नहीं। ये जो फाइनल कॉल है वो पीएमओ के द्वारा लिया जाएगा। ये देखना रहेगा कि पीएमओ कितनी जल्दी ये निर्णय लेती है, क्या इस यूनियन बजट में वो हो पाता है या नहीं। पर फिलहाल जो डिस्कशंस बिल्कुल चल रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ असेट्स का रिक्लासिफिकेशन किया जाए, जिसमें से गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट असेट क्लास है। बिल्कुल अजी। मेघना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कैपिटल गेन टैक्स नियमों को आसान करने के लिए पीएमओ आखिरी फैसला लेगा, इस पर कुछ डिस्कशन भी चल रहा है और इस पर कुछ भी अपडेट आता है तो वो हम आपके सामने यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए इस पर बात करने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, जाने माने सीए और टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, आपसे कई बार इस टॉपिक को लेकर चर्चा भी हुई है, तो आपसे पहले समझना चाहेंगे कि सरकार ये जो कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव करने जा रही है, इसमें आपका क्या मानना है? क्योंकि आपके भी बीच सर्कल में काफी कुछ डिस्कशन चल रहा होगा, काफी कुछ रिकमेंडेशन आपकी तरफ से भी गए होंगे, तो क्या कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है? देखिए पूजा, जैसे आपने एक सीरीज शुरू की है कैपिटल गेन के नियम को लेकर, और ये नियम बाकायदा बहुत कठिन नियम है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और मुझे लगता है कि शायद आपकी बात या हमारे शो की बात सरकार के कानों तक पहुंच गई है, और उसके तुरंत बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि हम कैपिटल गेन के नियमों को चेंज करने पर विचार कर रहे हैं, उसमें एक रिजीम में चेंज करने पर विचार कर रहे हैं। और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि इतनी एनोमोलीज है, इतने ज्यादा कंफ्यूजन हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या कंफ्यूजन है और सरकार क्या करना चाहती है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो उसका होल्डिंग पीरियड केवल 12 महीने है, यानी 12 महीने के बाद वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, वरना शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा 36 मंथ में जाकर वो लॉन्ग टर्म होता है, 36 मंथ में। तो इन्वेस्टर बड़ा परेशान होता है। और अगर शॉर्ट टर्म हो गया उसका कैपिटल गेन, तो आपको पता ही है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 30% तक टैक्स लग सकता है, जो भी स्लैब रेट आपका। ऐसे ही अगर आपका लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन हुआ, इक्विटी म्यूचुअल फंड पर होता है, यूनिट्स पर होता है यूलिप के,
तो आपको 1 लाख की छूट भी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको अगर इन पर नहीं होता है, डेट म्यूचुअल फंड पर होता है या बॉन्ड्स पर होता है, तो आपको छूट नहीं मिलती है। तो इतना कंफ्यूजन है। इसी तरीके से एक एनोमली और है, अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड आपके पास है, तो जीरो कूपन बॉन्ड में तो नियम वही लगेंगे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड है या डिबेंचर है, चाहे वो लिस्टेड भी है, तो आपको जो नियम लगेंगे वो लगेंगे 36 मंथ वाले। तो ये भी एक एनोमली है। लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर को हमने डिस्कस किया था पिछली बार। लिस्टेड शेयर 12 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, अनलिस्टेड 24 महीने में। और बड़े मजे की बात है, जो प्रॉपर्टी है, मकान, दुकान, एग्रीकल्चर लैंड, वो भी 24 महीने में हो जाते हैं लॉन्ग टर्म। तो इन सब चीजों को लेकर सरकार गहन मंथन पर है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स फोर्स बनी थी 2019 में, उसने एक रिपोर्ट दी थी अपनी। और शायद सरकार उस रिपोर्ट से कुछ उठाकर और दो हिस्सों में बांटना चाहती है, लिक्विड असेट्स यानी बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, और नॉन लिक्विड असेट्स जैसे इमोल प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, एग्रीकल्चर लैंड। तो जो नॉन लिक्विड असेट्स है उसमें होल्डिंग पीरियड बशर्ते ज्यादा होगा, 36 से 48 मंथ, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा हमें लग रहा है सरकार शायद ऐसा कर दे। और जो लिक्विड असेट्स है, शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, उनमें एनोमली को खत्म करने की बहुत जरूरत है। और वहां पे होल्डिंग पीरियड होगा 12 से 24 महीने। बिल्कुल, चलिए पहले तो सुनील जी बधाई देना चाहेंगे आपको कि आपने इसको लेकर, इस मुद्दे को उठाया। जो कन्फ्यूजन है टैक्स पेयर के दिमाग में, उसे आपने नोटिस किया और उसके बाद सरकार भी उस पर विचार कर रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है, उसके लिए सबसे पहले तो बधाई आपको। तो सरकार होल्डिंग पीरियड के नियमों को लेकर यहाँ पर परिवर्तन कर सकती है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं, जिसमें कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि पर 12 से 24 महीने और मकान, फ्लैट, लैंड पर 36 से 48 महीने का होल्डिंग पीरियड हो सकता है। ये एक अपडेट है। अभी इस पर सरकार का फैसले लेने की का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बदलाव और इस तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं, तो ये एक जानकारी आपके लिए। सुनील जी, अब इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। थोड़ा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अब रिटेल जो निवेशक हैं वो SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा नियम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पर कैपिटल गेन टैक्स के नियम भी अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं पूजा। जैसे मैंने अभी बताया था पहले सवाल में भी, कि अगर आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो आपको सरकार ने एक स्पेशल रिजीम दिया। और स्पेशल रिजीम क्या कहता है, ये फरवरी 2018 के बजट में आया था, कि अगर आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड से कोई भी कैपिटल गेन होता है, तो पहली बात तो 12 महीने में वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म होगा। अगर लॉन्ग टर्म होगा तब भी आपका टैक्स रेट केवल 10% होगा, 10% ओनली, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी बात सरकार ने कहा था कि 31 जनवरी 2018 का जो रेट होगा उसकी ग्रैंडफादरिंग आपको दे देंगे। और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड पर, तो भी रेट केवल 15% है, लेकिन आपने उस ट्रांजेक्शन पर STT पे कर दिया हो। अगर इसके उलट हम डेट म्यूचुअल फंड को देखें, जो सिप कर रहा है वो डेट में भी जा सकता है, वो इक्विटी में भी जा सकता है, लेकिन डेट पे नियम बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क आ जाता है जी। होल्डिंग पीरियड 12 या 36 महीने जाता है, पहली बात। दूसरी बात, रेट ऑफ टैक्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट है वो 10 ना रह के 20% हो जाता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 ना होकर 30% हो जाता है। लेकिन एक फायदा सरकार ने दिया है, अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो फिर आप इंडेक्सेशन ले सकते हैं। लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए बड़ा सिरदर्द की बात होती है, वो नहीं समझ पाता कि मुझे मेरा डेट म्यूचुअल फंड है, ये मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मेरा होल्डिंग पीरियड क्या है। तो शायद इसमें भी एक एनोमली को खत्म करने की जरूरत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो फिलहाल तो हमने इस टॉपिक को थोड़ा कवर करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी बड़ा ब्रॉड डिस्कशन हो रहा है इस चीज़ को लेकर। अभी फिलहाल हमें जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें ये माना जा रहा है कि सोने की होल्डिंग के पीरियड को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है। अब आगे इस पर कोई जो भी अपडेट आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। तो ये एक एक्सक्लूसिव खबर का कुछ अपडेट आपके लिए। लेकिन चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो एम्प्लॉयड हैं या फिर जो प्रोफेशनल है उनके लिए टैक्स के नियम क्या कहते हैं। क्योंकि एक तरफ प्रोफेशनल है
उनको जो इनकम होती है वो रेगुलर इनकम नहीं होती। इस वजह से उनके लिए जो टैक्स के नियम होंगे वो अलग अलग होंगे, जबकि सैलरी क्लास के लिए जो टैक्स के नियम होते हैं वो अलग होते हैं। तो इन दोनों का फ़र्क आज हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए इन दोनों ही जो भी अपने अपने फील्ड में हैं, इन दोनों को किस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहिए, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये शो ज़रूर देखिए, आपको भी शो के ज़रिए काफ़ी कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। और इस पर हमारी मदद करने के लिए जुड़ चुके हैं जाने माने सीए सुधीर कौशिक, को फाउंडर एंड सीईओ taxpanel.com के। थैंक यू सो मच सुधीर जी, समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। तो आज का ये जो टॉपिक है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि एम्प्लॉयड की बात करें या फिर प्रोफेशनल की बात करें, उनकी टैक्स लाइबिलिटी किस तरह के तरीके से डिटरमाइन की जाए, क्योंकि प्रोफेशनल की बात करें उनको तो रेगुलर इनकम मिलता नहीं है, तो वो लोग कैसे अपने इनकम को कैलकुलेट करें। और सैलरी क्लास के बारे में भी थोड़ा बेसिक में बताइए कि कैसे इन दोनों के बीच के फर्क को समझें। तो ये अभी एक तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉपिक। जो सैलरीड एम्प्लॉय है और जो प्रोफेशनल है, एक तो हम ये मान लें कि इनकम टैक्स में ये दोनों इंडिविजुअल की हैसियत से रिटर्न फाइल करते हैं। अभी हम ये मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नौकरी की जगह वहां पे एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या एज ए प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं। इनका जब हम टैक्स स्लैब, तो इसका मतलब एक ही है, तो टैक्स की जो दर है, जो रेट है, उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों के लिए। लेकिन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जब हम करते हैं, तो सैलरी की इनकम कंप्यूट करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे HRA की एग्जेम्पशन है या कोई हमारी LTA की एग्जेम्पशन है, वो हमारा एम्प्लॉयर हमें अलाउ करता है। इस तरह की हमारी जो डिडक्शंस हैं, जो पर्क्स हैं, वो कुछ हमें मिलते हैं, जैसे मील कूपन वगैरह हैं। तो वहां पर हमें डिफरेंट जो भी टैक्स बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉयर देता है। वहां पर हमारी जो सिचुएशन है वो उसके कंट्रोल में ज्यादा है, ठीक है। और उसके एग्जेम्पशंस के बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो माइनस होगी। तो इस तरह से सैलरी की कंप्यूटेशन होगी कि कितनी सैलरी पर टैक्स लगेगा। हमें देखना होता है टैक्सेबल सैलरी कितनी बच गई है, ठीक है, वो सारी एग्जेम्पशंस निकालने के बाद। इसी तरह से इसके विपरीत जो कि दूसरा है, जहां हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या एज ए प्रोफेशनल जब हम काम करते हैं, वहां पर हमारा एम्प्लॉयर एक फिक्स रेट पर 10%, जैसे कि जनरली जो अभी चल रहा है रेट, उस पर टैक्स डिडक्ट कर लेता है। अब वो 10% फिक्स डिडक्ट कर रहा है, वो भी आपकी टोटल फीस पर। अगर आपको 2 लाख रुपए महीना फीस है, तो आपको 20,000 रुपए टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन सैलरी में जितना आप डिक्लेयर करते हैं उसके हिसाब से डिडक्ट होगा। हो सकता है कम हो सकता है किसी किसी का ज्यादा जा रहा हो। और सैलरी के केस में या इसमें प्रोफेशनल में हमें एक और काम करना होता है। आजकल एक न्यू टैक्स रिजीम आ गई है, तो आपको वो भी सेलेक्ट करना होता है। दोनों के लिए ऑप्शन है वो। तो कंप्यूटेशन जब हम करते हैं प्रोफेशनल की सैलरी की, मैंने जैसे बताया, वो सारी एग्जेम्पशंस और पर्क्स की बेनिफिट आप एम्प्लॉयर से लेते हैं, और एम्प्लॉयर उसके हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट करता है मंथ ओवर मंथ। और उसके बाद आपको प्रूफ भी सबमिट करने होते हैं अपने एम्प्लॉयर को दिसंबर जनवरी के महीने में जनरली। अब इसके बाद प्रोफेशनल को सारे बिल्स अपने अपने आप संभाल के रखने होते हैं। उसका फिक्स TDS कट रहा है, और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं कि अगर उसकी इनकम 50 लाख से कम है पूरे साल में, तो वो एक डीम्ड प्रोविजन होता है जिसमें 50% डिडक्शन वो ले सकता है। यानी कि उसके 25 लाख रुपए सीधे सीधे कम हो जाएंगे टैक्सेबल प्रोफेशनल फीस से, पर उसको कोई और बिजनेस एक्सपेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो बिल उसके पास ज्यादा है और उसका खर्चा ज्यादा है, तो उसको सारे बिल, उसके कार की डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ बिलों की अपने पास रखनी पड़ेगी, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। तो उसके पास ये 2 ऑप्शन है अपने इसको कंप्यूट करने के लिए प्रोफेशनल इनकम को। दोनों ही सूरतों में उसको देखना चाहिए कि अगर उसकी इनकम प्रोफेशनल में 20 लाख से ज्यादा है, तो शायद उसको GST की एप्लीकेबिलिटी भी आएगी। हो सकता है कि उसका एम्प्लॉयर वो एब्जॉर्ब ना करे, 18% बहुत होता है, तो आपकी जेब से ना चला जाए। इस बात को पूरा ध्यान रख के करना है कि क्या मेरे को GST का बेनिफिट एम्प्लॉयर देगा, या वो मेरे ऊपर ही कॉस्ट आ जाएगी। तो प्रोफेशनल में ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, बिलों को रखना अपने पास या संभाल करके। अब रही बात जो डिडक्शंस की होती है, जो मेडिकल की या ATC की है या NPS की है, वो दोनों को बराबर मिलती है। वो डिडक्शंस दोनों को बराबर मिलती हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो दोनों को ही मिल सकती है। तो इसमें मेन है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। और देखना चाहिए, ज्यादातर हमने देखा 20 लाख से नीचे में तो फायदा प्रोफेशनल में ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनीज में बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है। जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, हर कंपनी उतना फ्लेक्सिबल आपको CTC स्ट्रक्चर देती नहीं है। तो जबकि प्रोफेशनल में आपका सीधा सीधा 10 लाख रुपए डिडक्शन मिल गई आपको डीम्ड की, तो बाकी 10 लाख में आपको टैक्स देना है। तो इस तरह से इसके दोनों के टैक्स के लिए
हमें अपनी सिचुएशन को और अपने एक्सपेंसेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, हमारी स्थिति क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन। बिल्कुल। तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयड को भी और प्रोफेशनल को भी ये अपनी टैक्स लाइबिलिटी इस तरीके से कैलकुलेट करनी चाहिए और टीडीएस का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात आप कर रहे थे सुधीर जी, एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि सैलरीड की क्लास में किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन उनको मेंटेन करने चाहिए और प्रोफेशनल के केस में उनको किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने चाहिए जब भी वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं? तो अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं तो सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कितना महीने का या किस पर आवर मिलेगा, किस सर्विस के लिए मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं चेक ले रहा हूं और उसके पास मेरे कोई और एक इनवॉइस देना जरूरी है उसको, हर महीने कम से कम एक इनवॉइस जनरेट करना जिसकी पेमेंट आ रही है। ये दोनों चीजें आपकी देखी जाती हैं अगर आप प्रोफेशनल हो। तीसरा बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो आ रही हैं या नहीं आ रही है उतने अमाउंट की, ये भी देखा जाता है। फिर उसके बाद हमारे जो पैन, आधार, ये जो उसके बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं पर्सनल डिटेल के, ये तो संभाल के रखनी है कि ये मैच कर रहे हैं सब चीजें आपस में, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिफरेंस आता है। इसके अलावा जो हमारा आजकल जो एक 26AS था उसके साथ एक नया डॉक्यूमेंट आ गया AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन, वो भी उसको भी मैच करना या उसको भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। कई बार उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत गलत भी होती है, तो उसको वेरीफाई करते रहना चाहिए कि कहीं कोई कमी है तो उसको करेक्ट करा लें टाइम टाइम पर। तो इसके अलावा बिलों की जो, अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, मुझे पता है मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, मेरी प्रोफेशनल फीस कम है, तो वो तो बहुत ध्यान से संभाल के रखें हर बिल को। चाहे मेरा ऑफिस रेंट है या मैंने किसी को सैलरी दी है तो उसका रिज्यूमे है, क्या काम कर रहे हैं, कोई सैलरी रजिस्टर है या कैश रजिस्टर है, फिर आप प्रॉपर बुक्स बनाएं। क्योंकि अगर आपको 50% से कम अपना वो दिखाना है प्रॉफिट, तो आपको बुक्स दिखानी ही पड़ेंगी और हो सकता है ऑडिट भी करानी पड़े, कुछ ऐसे नियम हैं। तो अगर मैं सैलरी पे हूं तो मुझे फॉर्म 16 मिलेगा मेरे एम्प्लॉयर से, और बाकी तो सारी जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका प्रूफ मुझे रखना होगा। और ये 3 साल तक जरूर रखना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो टैक्सेबल जो इनकम होगी वो टैक्स जो होगा वो 50 लाख से कम होगा, लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 10 साल तक डॉक्यूमेंट रखने होते हैं। तो ओके, ये बिल्कुल। 3 साल तक डॉक्यूमेंट तो सभी को रखने हैं। हम्म ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको रखने भी हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन उन्हें मेंटेन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। 3 साल तक का समय, 3 साल तो कम से कम आपको अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स रखने भी हैं और कुछ कभी कभार किसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आपके पीछे के 10 साल के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर ज़रूरत उनकी पड़ जाती है। तो उस हिसाब से हमने आपको बताया, आपकी स्क्रीन पर वो सूची भी चल रही होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन किस किस केस में रिक्वायर्ड होते हैं। सुधीर जी, थोड़ा और इसको डिटेल में हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉय के केस में तो टीडीएस डिडक्ट होता है, उनका एम्प्लॉयर ही कर लेता है, जबकि प्रोफेशनल हमने कुछ केसेस देखे हैं कि वो एडवांस टैक्स भी दे देते हैं। तो इस केस में रिटर्न फाइल करते वक्त उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? टीडीएस तो दोनों ही केस में डिडक्ट हो रहा है। एक जगह वो एम्प्लॉयर जो है सैलरी अच्छा। के बेस पे कर रहा है जो हमने इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर की है, और दूसरी जगह वो अच्छा। फिक्स कर रहा है, बस फिक्स है या वहां पर चेंज हो रहा है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट चेंज कर दी है अपने एम्प्लॉयर को सैलरी के केस में तो कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल के केस में कम ज्यादा नहीं होता। उसके लिए अगर मुझे कम कराना है तो मुझे इनकम टैक्स से लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट लाना होता है। वो मिलता है लेकिन बहुत कम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ज्यादातर लोगों का बाद में रिफंड लेने की आदत है, मतलब एक जो हमारी हैबिट है कि जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब क्लेम करेंगे, पर वो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि लोअर टीडीएस आजकल ऑनलाइन फाइल होता है। इसमें जो आपको टीडीएस का बेनिफिट है जो भी डिडक्ट हो गया है तो उसको आपको रिटर्न फाइल करते हुए ही क्लेम करना है, उससे पहले नहीं। उसके लिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, और इनकम में ये ध्यान रखना है ये तो मेरी सिर्फ प्रोफेशनल या मेरी सैलरी की इनकम है, इसके अलावा भी मेरी इनकम होगी ना, जैसे मेरी इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्स में आएगी, डिविडेंड की इनकम आएगी, या मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, शेयर्स बेचे हैं तो कैपिटल गेन में आएगा। तो इसी तरह से मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम हो सकती है। तो टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट होगा, ना कि एडवांस टैक्स किस पे कंप्यूट होगा, आपकी टोटल इनकम पे, पांचों हेड में। जबकि आपका टीडीएस कट रहा है सिर्फ सैलरी पर या प्रोफेशनल इनकम पर। तो ये देखना होगा कि अगर किसी की और ज्यादा इनकम है तो हो सकता है उसको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़े, और वो एडवांस टैक्स 4 किस्तों में हमें जमा कराना पड़ता है। वो आपको जून में, सितंबर में 15, फिर दिसंबर 15, इस तरह से मार्च में लास्ट में 100% तक आपको डिपॉजिट कराना चाहिए, नहीं तो आपको इंटरेस्ट लगता है जिससे बचना चाहिए।
बिल्कुल। तो ये देखिए कुछ तरीके हमने आपको बताए, कुछ-कुछ चीज़ों का हमें आइडिया नहीं था, जो कि अभी पता चला, और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये भी हमने आपको बताया। अच्छा, ये कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है सुधीर जी? ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, सैलरीड और प्रोफेशनल दोनों केस में। हाँ, तो अगर मैं सैलरी में तो कोई लॉस होता नहीं है। जनरली हम जब सैलरी ले हुँ, रहे हैं तो वो तो एक बिजनेस में लॉस होता है, या फिर मैं कोई प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट का लॉस होता है कि सपोज करो मेरे पास पिछले साल इनकम कम थी और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो वो कैरी फॉरवर्ड में अगर आज सैलरी में हूँ और मेरा पिछले साल सपोज करो मैं एज ए प्रोफेशनल था और मैंने वो लॉस भी किया है, तो कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है। लेकिन वो एडजस्ट तो आपका बिजनेस से होगा, सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा। अगर मैं अब सैलरी में हूं और पहले मैं बिजनेस में था, तो ये ध्यान रखना है कि हम जो लॉस है वो किस किस से एडजस्ट होता है वो देखना है। सैलरी से कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता है, सैलरी इनकम से। ठीक है। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है जो इंटरेस्ट का, वो एडजस्ट होता है स्पेसिफिकली। उसके अलावा अगर आप बिजनेस लॉस या प्रोफेशनल लॉस कहोगे, वो एडजस्ट नहीं होता है। आप 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बाद में आपकी कोई बिजनेस की इनकम होती है, प्रोफेशन की इनकम होती है या अदर सोर्स की, वहां वो एडजस्ट हो जाएगा। तो जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज है वो 8 ईयर्स के लिए होगा। अगर मेरे पास कोई स्पेकुलेटिव लॉस है वो 4 साल के लिए होता है। मान लो मैंने शेयर्स में किया था कोई, ठीक है, तो वो उसकी थोड़ी सी जो कैरी फॉरवर्ड की लिमिट है वो कम है, उसकी 4 साल होती है। तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस दोनों ही केस में कर सकते हैं आप, चाहे प्रोफेशन हो चाहे सैलरी। लेकिन सैलरी से खुद से कोई लॉस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। और ना सैलरी से कोई लॉस एडजस्ट हो रहा है, बिजनेस का बिजनेस से होगा या प्रोफेशन का प्रोफेशन से। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। लॉसेस जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, किसको किस तरीके का लॉसेस होता है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ये भी हमने आपको बताया। अब सुधीर जी, क्योंकि दोनों अलग-अलग प्रोफेशन में हैं, अलग-अलग फील्ड में हैं, तो हमें थोड़ा सुझाव दीजिए इसको लेकर कि अगर दोनों को अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शकों के हमें सवाल आते हैं, कोई प्रोफेशनल है, कोई सैलरीड है, और एंड ऑफ द डे सबको चिंता अपने रिटायरमेंट की होती है। तो थोड़ा हमें सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए कि किस तरीके से वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें दोनों ही, और टैक्स बेनिफिट भी उनको मिल पाए। तो जैसे सैलरीड के केस में तो एम्प्लॉयर के पास ईपीएफ की एक बहुत पुरानी सी परंपरा सी चल रही है, जहां 12% हम डिडक्ट कराते हैं। तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी एक सेफ और अच्छी डिसेंट रिटर्न है और टैक्स फ्री रिटर्न हैं अभी तक। तो उसको पीएफ को आप जरूर कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्प्लॉयर को यस करें। उसके साथ एनपीएस आ चुका है लगभग, अब तो एक डेकेड ही हो गया, 10 साल के करीब, तो उसको भी जरूर ऑप्ट करना चाहिए। एम्प्लॉयर एनपीएस जो है उसका फायदा ये कि वो एडिशनल डिडक्शन है ओवर एंड अबव 80C। तो इसलिए वो 10% तक हमारे बेसिक सैलरी का, वहां भी रिटायरमेंट के लिए वो पैसा थोड़ा सा क्योंकि मंथली इन्वेस्ट हो रहा है, तो इक्विटी की जो वॉलेटिलिटी रहती है, जो हलचल है मार्केट की, उससे आपको बचा के रखती है। क्योंकि हमें इमोशनल हो जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, डाल देते हैं, जबकि उसमें बने रहना होता है। तो वो एनपीएस आपको ये फायदा पहुंचाती है, और उसकी रिटर्न्स भी इससे ज्यादा है, पीएफ से भी ज्यादा है और आपके एफडी से भी ज्यादा है। तो सरकार का है और उसमें एक्सपेंसेस भी कम है। बेसिकली मैं तो बहुत रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को एनपीएस भी लेना ही चाहिए। तो अब लेकिन ये एनपीएस जो एम्प्लॉयर वाला है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं है, वो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। तो उसको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, वो 80CCD1B में 50,000 कर सकता है, या 10% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम जो उसकी होती है, उसकी लिमिट यही है। तो वो भी कर सकता है, और वो ईपीएफ की जगह पीपीएफ में कर सकता है। जैसे मान लो एम्प्लॉयर कर रहा है और वो पीपीएफ में कर सकता है, अगर मैं एज ए इंडिविजुअल चाहूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। उसके अलावा यूलिप वगैरह, जैसे अगर मेरे पास कोई सपोज करो फैमिली है, डिपेंडेंट है, और उनको ज्यादा पैसा चाहिए, तो मैं यूलिप में भी करूंगा रिटायरमेंट में, क्योंकि मुझे कॉर्पस बड़ा करना है। सपोज करो मेरे पास हो सकता है कि बीच में कुछ हो जाए, तो मेरे बच्चों की एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए मैं यूलिप को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उतना पैसा आप नहीं जोड़ पाए तो क्या होगा। तो वो रिटायरमेंट के लिए भी ऐसा ही है कि वो पैसा जब मिलेगा तो टैक्स फ्री मिलेगा। फिर प्रॉपर्टी हमारे यहाँ एक पुराना परंपरागत जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, जिसमें रेंटल इनकम भी होती है और एसेट एप्रिसिएशन पे कोई टैक्स नहीं है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर मैं रिटायर हो चुका हूँ तो मुझे SWP यूज करना चाहिए, ताकि मुझे मंथली मिलता रहे। अभी हम रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए इन चीजों को करें, और सिप जो है सबसे अच्छी है म्यूचुअल फंड में। अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रख सकते हैं तो उससे उससे ज्यादा रिटर्न या उससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी भी है। तो उसमें आप अपना कॉर्पस बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 फंड में रखें, ज्यादा ना रखें। तो रिटायरमेंट दोनों ही कर सकते हैं अलग से।
अब मैं एक बात बीच में कहना रह गया था पूजा, जो ये डीम डिडक्शन है जो मिलती है, एग्जेम्पशन जो उसको मिलती है, उसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को मिलती है, प्रोफेशनल्स को, जैसे कि डॉक्टर, सीए, मेरे जैसे जो लोग हैं, वो हर किसी को प्रोफेशन को अलाउड नहीं है। उसमें इंजीनियरिंग है, नोटिफाइड प्रोफेशंस हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, और अभी रिसेंटली मूवीज के जो स्टार्स हैं या जो लिरिक्स लिखते हैं, इस तरह के लोगों के लिए नोटिफाई किया गया है। वो एग्जाम, वो 50% की डिडक्शन उनको ही मिलेगी, ये मैं बताना भूल गया था। ओके, तो देखिए काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें ओके, पता चली, और इससे एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई सुधीर जी, अभी ये रिटायरमेंट वाला भी जो टॉपिक है, इसे भी हमें आप आगे इस पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के नाम आपने लिए और आपने ये भी बताया कि एक तरीके से आप निवेश करेंगे तभी आप उसको फ़ायदा होगा, जैसे कि एनपीएस के बारे में आपने बताया। तो इस पर हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये कुछ तरीके हमने टॉपिक कवर करने की कोशिश की, छूने की कोशिश की, जिसके तरीके से सैलरीड और प्रोफेशनल जो हैं वो अपने अपने टैक्स प्लानिंग कर सके। तरीके अलग होते हैं, नियम भी अलग होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी अलग होता है, और अलग तरीके से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। ये कुछ चीज़ें हमने आज कवर अप करने की कोशिश की। अगर इससे जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। एक बंसल जी का सवाल आया है, और इनका सवाल है सुधीर जी, इनका जो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसकी कि आप थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, वो मैच्योर होने वाला है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो रिन्यू कर दें और इसके टैक्स के फायदे इसको तब भी मिल सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। क्या सजेस्ट करेंगे हाँ जी, एक बंसल जी को? बेसिकली इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे भी मान लो हमारा अकाउंट मैच्योर हो गया है, तो बिल्कुल अलाउड है, और उसमें आप 1,50,000 तक की जो इन्वेस्टमेंट अलाउड है, उस पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोनों ही चीजें हैं, और करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे लोग एफडी में पैसा कर देते हैं, यहाँ रह जाते हैं, जबकि एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल है और वो पीपीएफ से कम है। तो हम फिर भी लोगों को देखते हैं कि वहां वो अकाउंट बंद हो गया, छोड़ गए, भूल गए, जबकि वो कंटिन्यू करा सकते हैं, लेकिन वो 5 साल के लिए होगा, ये ध्यान रखना है। और उसमें पैसा जरूर कराना है पहले साल में। मैच्योरिटी के बाद 5 साल के लिए रिन्यू होगा, 15 साल की होती है। 15 साल के बाद आप इसको फिर से आप इसको कंट्रीब्यूट करके फर्स्ट ईयर में जरूर करना होता है, नहीं तो वो अकाउंट नहीं कर सकते फिर आप। जैसे ही मैच्योर हुआ उसके नेक्स्ट ईयर में आपको जरूर कराना होता है। राइट। तो इसी नोट के साथ शो को यहीं समेटते हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।